हेलो बच्चों, आज मैं आपको विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियां तथा कार्यों के बारे में समझाऊंगा। कल तक हम विधान परिषद के गठन और विधानसभा के गठन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम विधान परिषद के अधिकार अथवा शक्तियां तथा कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो विधान परिषद के अधिकार तथा कार्यों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला, कानून निर्माण संबंधी कार्य। तो विधान परिषद का एक कार्य है कानून निर्माण संबंधी कार्य। तो धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। तो जैसे हमने पाठ 6 में पढ़ा था कि जैसे आपके विधेयक 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। तो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक की शुरुआत तो संसद से ही होती है, लेकिन राज्य स्तर पर ज़्यादातर 2 ही विधेयक होते हैं। एक सामान्य विधेयक और दूसरा होता है धन विधेयक। तो सामान्य विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसे विधानमंडल के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद। लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो सबसे पहले विधानसभा में ही रखा जाता है। तो यानी संसद में तो सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है और राज्य में सबसे पहले ये विधानसभा में। तो धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ये रखा किसी भी सदन में पहले जा सकता है, लेकिन एक सदन से पास होगा फिर दूसरे सदन से भी उसका पास होना अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते, या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। यदि परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती, या परिषद विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। तो इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। तो यही यहाँ पे राज्य में जो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो हम यहाँ विधान परिषद की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कानून निर्माण संबंधी शक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए सामान्य संशोधन विधेयक है, सबसे पहले वह विधानसभा में रखा गया। वैसे नियम तो ये होता है कि ये किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई विधेयक सबसे पहले विधानसभा में रखा गया और विधानसभा ने उसे 2/3 बहुमत से पास करके नहीं विधान परिषद के पास भेज दिया, और विधान परिषद ने उस विधेयक में कुछ ऐसे संशोधन किए और संशोधन के बाद विधानसभा के पास भेज दिया और विधानसभा ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यानी उन्होंने जो उसमें विधेयक में संशोधन किए थे तो उनको स्वीकार नहीं किया, या जैसे विधानसभा से कोई विधेयक विधान परिषद के पास गया और विधान परिषद उसे रख के अपने पास बैठ गया और 3 महीने की अवधि हो गई, तो 3 महीने के बाद विधानसभा ने उस विधेयक को स्टार्टिंग या पहले वाली स्थिति में ही पुनः विधान परिषद के पास भेज दिया। विधान परिषद ने उसमें पुनः संशोधन किए
और संशोधन करके विधानसभा के पास भेज दिया, या एक बार वो फिर 1 माह तक उसको रोक के बैठ गया। तो कहने का तात्पर्य 3 माह पहले के और 1 माह ये दोबारा से जो संशोधन विधेयक भेजा गया, तो उसको पास करके मतलब अपने पास रख के बैठ गया और उसको 2/3 बहुमत से पास नहीं किया, तो भी वो विधान परिषद से पास माना जाता है। अब कार्यपालिका संबंधी कार्य। विधान परिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। तो विधान परिषद के कार्यपालिका संबंधी कार्य क्या है कि विधानसभा में जो आपके मंत्री वगैरह होते हैं, या ये कहेंगे जो सरकार में मंत्री होते हैं, वह विधानसभा का भी सदस्य हो सकता है और विधान परिषद का भी। साथ ही साथ विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो मंत्री परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न, उनकी निंदा कर सकते हैं, कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं। तो इनके माध्यम से वो मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन वो चाहें कि हम मंत्री परिषद को हटा दें, तो ये अधिकार उनका नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का होता है। यानी विधानसभा ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उन्हें पद से हटा सकती है। तो ये अधिकार विधान परिषद का नहीं है। विधान परिषद का तो सिर्फ यही अधिकार या शक्ति है कि वह मंत्रियों से प्रश्न, पूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, इनके माध्यम से मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है। अब वित्त संबंधी कार्य। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। जैसे संसद में धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, इसी प्रकार से राज्य में जो धन विधेयक है वो सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और जब वो विधानसभा में पास हो जाता है उसके बाद वो विधान परिषद के पास भेजा जाता है। तो धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है, तो विधान परिषद 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। कहने का तात्पर्य होता है जैसे जो सामान्य विधेयक होता है उसमें ज़्यादातर उसके पास क्या शक्ति होती है विधान परिषद के पास, कि वो अधिकतम 4 माह तक अपने पास रोक सकती है, और धन संबंधी विधेयक में उसके पास 14 दिन की शक्ति होती है। 14 दिन बाद वो स्वतः ही विधान परिषद से पास मान लिया जाता है, वो उसे 2/3 बहुमत से पास करें या न करें। यदि वह 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती है, तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों से पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। अब तो ये तो आपके विधान परिषद की शक्तियाँ थी। अब हम यहाँ से आगे राज्य विधानसभा की शक्तियों और उसके कार्यों के बारे में समझेंगे। तो राज्य विधानमंडल या राज्य की व्यवस्थापिका, जैसे देश स्तर पर व्यवस्थापिका होती है उसे केंद्रीय व्यवस्थापिका कहते हैं, और जो राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका होती है उसे राज्य व्यवस्थापिका कहा जाता है। तो राज्य की व्यवस्थापिका है, और संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो राज्य विधानसभा की शक्ति है वो है विधायी शक्ति। तो जैसे आपके इस पाठ में से 1-2 नंबर का प्रश्न आता है, तो उसमें ये आपके राज्य विधानसभा की जितनी भी शक्तियाँ हैं उन्हें हमें अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि इनमें से
वह प्रश्न आ सकता है। और प्रश्न कैसे आएगा कि राज्य विधानसभा की किन्हीं दो विधायी शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो अर्थात हमें राज्य विधानसभा की जो विधायी शक्तियाँ हैं उनमें से दो शक्तियों के बारे में हमें बताना है। तो राज्य विधानसभा की जो विधायी शक्तियाँ हैं उनमें पहली शक्ति है कि राज्य के विधानमंडल को सामान्यतया उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। जैसे हमने 6वें पाठ में पढ़ा था कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन करने के लिए 4 सूचियों का उल्लेख किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो संघ सूची पर तो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को ही होता है, लेकिन राज्य सूची के विषय अर्थात जो राज्य सूची में जितने भी विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य सरकार को या राज्य विधान मंडल को। साथ ही साथ समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उन पर दोनों को मिलकर के होता है, केंद्र और राज्य दोनों को। तो राज्य विधानसभा समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो पहली तो विधायी शक्ति ये है। दूसरी कि साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। जैसे अभी हमने विधान परिषद की शक्ति में पढ़ा था कि मान लीजिए कोई सामान्य विधेयक और विधानसभा में पहले रखा गया और वहाँ से वो पास करके विधान परिषद को भेज दिया। विधान परिषद ने उसमें कोई संशोधन किए, पुनः विधानसभा के पास भेज दिया, लेकिन विधानसभा ने उन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया। या विधान परिषद मान लीजिए उस विधेयक को अपने पास रख के बैठ गया और लगभग 3 महीने तक उन्होंने उसको पास नहीं किया। तो 3 महीने बाद विधानसभा ने पुनः उसी विधेयक को आपके विधान परिषद के पास भेजा और विधान परिषद ने उसे 1 महीने तक और मान लीजिए पास नहीं किया, तो 4 महीने बाद वो स्वतः ही विधान परिषद से पास माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई सामान्य विधेयक सबसे पहले विधान परिषद में रखा गया, अब वहाँ से वो पास होके गया विधानसभा के पास और विधानसभा ने उसको पास नहीं किया, तो चाहे 2 महीने हो जाए, चाहे 4 हो जाए, चाहे 8, चाहे 1 साल, 2 साल, तब तक वो सामान्य विधेयक पास नहीं माना जाए। तो अर्थात अंतिम शक्ति किसके पास होती है? विधानसभा के। अब वित्तीय शक्ति, तो जैसे आपके 2 नंबर प्रश्न विधानसभा की 2 विधायी शक्तियों के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य विधानसभा की कोई 2 वित्तीय शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो राज्य विधानसभा की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं, विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य होता है कि जो धन विधेयक होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ किसका अधिकार या नियंत्रण होता है? विधानसभा का। आय व्यय का वार्षिक लेखा अर्थात बजट विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। तो कहने का मतलब आय व्यय का वार्षिक लेखा या बजट जब विधानसभा से स्वीकार कर लिया जाता है तभी आय व्यय से संबंधित आगे कोई कार्य किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। साथ ही साथ विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। कहने का मतलब जब तक विधानमंडल से कोई विधेयक धन विधेयक पास नहीं हो जाएगा तब तक सरकार जो संचित निधि कोष होता है उसमें से 1 भी रुपया काम के लिए नहीं निकाल सकती। तो ये आपके वित्तीय शक्ति थी। अब विधानसभा की प्रशासनिक, तो इसी प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न जो आता है आपके इस पेपर में, तो ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य विधानसभा की कोई 2 प्रशासनिक शक्तियाँ बताइए। तो संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण
राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषतया विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जैसे हमारे केंद्र में संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, ऐसे ही राज्य में होती है। तो जैसे केंद्र में जो मंत्री होते हैं वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के, या मुख्य तौर पर लोकसभा के। इसी प्रकार से जो राज्य में होते हैं मंत्री, जो राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं वो अपने कार्यों के लिए या नीतियां या नियम बनाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य होता है कि विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो मंत्रियों पर नियंत्रण किस प्रकार से रखते हैं? जिस विभाग का मंत्री है उससे उस विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा, यानी उनकी निंदा की जा सकती है या आलोचना की जा सकती है। इनके माध्यम से उनको नियंत्रित किया जाता है। साथ ही साथ काम रोको प्रस्ताव, यानी मंत्रियों के द्वारा विभाग से संबंधित जो कार्य किया जा रहा है उसको रोकने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर फिर भी मंत्री नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ जो विधानसभा के पास सबसे बड़ा जो अस्त्र या हथियार होता है वो होता है अविश्वास प्रस्ताव। कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो पूरी ही सरकार को पद से हटना पड़ेगा। तो अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है जिसके कारण मंत्रिमंडल को पद त्याग करना होता है। अगला जो आपके अधिकार या शक्ति है विधानसभा की वो है संविधान में संशोधन की शक्ति। वैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो तो संसद से ही होती है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी लेनी होती है। तो मान लीजिए ऐसा कोई विधेयक संसद से पास हो गया और राज्य विधानसभाओं के पास में आता है तो उस संबंध में उस विधेयक को पास करना या उसको पास न करना ये अधिकार विधानसभा का ही होता है। तो हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए ज़रूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित का प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाए। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल तो केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते हैं। कहने का मतलब जो संविधान संशोधन विधेयक है वो संसद ही लेके आएगी। जो राज्य विधानमंडल होता है उनका काम तो ये है कि उन्होंने जो संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल के पास भेजा उनकी समझ में सही है तो वो उसे स्वीकृति दे देते हैं और अगर उन्हें गलत लगता है तो वो उसको अस्वीकृत या उसका अनुसमर्थन करते हैं। वो अपनी तरफ से कोई संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत नहीं कर सकते। अब निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। साथ ही साथ जिन राज्यों में विधान परिषदें होती हैं तो उन विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये आपके राज्य विधानसभा की शक्तियाँ और कार्य थे। अब हम अपने राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे कि मान लीजिए हम अपने राजस्थान में विधान परिषद का गठन करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान हमारा एक ऐसा राज्य है जहाँ सिर्फ विधानमंडल का एक ही सदन है, विधानसभा। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे राज्य में दूसरा सदन भी हो, अर्थात विधान परिषद भी हो। तो अगर हम अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन ही है जिसे हम विधानसभा के नाम से जानते हैं।
या जिसे हम विधानसभा के नाम से जान सकते हैं। विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा ने पास कर केंद्र सरकार की अनुमति एवं अनुमोदन हेतु भेजा है। कहने का तात्पर्य कि हमारी सरकार के द्वारा राज्य में विधान परिषद के गठन करने का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा से 2/3 बहुमत से पास कर दिया है और संसद के पास भेज दिया है। जैसे ही संसद से वो पास हो जाएगा तो हमारे राजस्थान में भी 2 सदनीय व्यवस्था हो जाएगी। तो वर्तमान में गठन संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास है, अतः राजस्थान में विधानमंडल का द्वितीय सदन नहीं है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो जैसे ही संसद उसे 2/3 बहुमत से पास कर देगी तो हमारे राजस्थान में दूसरा सदन शुरू हो जाएगा, यानी विधान परिषद, और फिर उसका गठन होगा। अर्थात जैसे उसमें कितने सदस्य होंगे, सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया होगी, फिर सारा सिस्टम आगे का जारी रहेगा। तो ये आपके आज मैंने राज्य जो विधान परिषद है और राज्य विधानसभा है उसके कार्य और शक्तियों के बारे में आपको पढ़ाया है। कल हम आपको राज्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में आपको समझाएंगे।